हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमारा पिछली क्लास का टॉपिक चल रहा था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पेनल्टीज़ के बारे में, शास्ति के बारे में कि कब करदाता पर शास्ति लगाई जाएगी, जिसके बारे में इस अधिनियम की धारा 270 से 275 के बीच में बताया गया है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने कुछ इससे संबंधित सेक्शंस पढ़े थे। सेक्शन 271 हमने देखा था फेलियर टू फर्निश रिटर्न कंप्लाई विथ नोटिस कंसिक्वेंट ऑफ इनकम एक्सेट्रा। Section 271A failure to keep, maintain or retain books of account documents and etc. Section 271AA penalty for failure to keep and maintain information and documents etc. in respect of certain transactions. Section 271B failure to get accounts audited. Section 271BA penalty to failure to furnish report under Section 92E. Section 271BB failure to subscribe to the eligible issue to capital. हमने ये कल 6 धाराएं पढ़ी थी और इन धाराओं को पढ़ने से हमें ये पता चला कि जब करदाता कर का संदाय नहीं करता तो उस पर दो तरह की उस पर सज़ा मिलती है। एक तरीके से जो एक तो पेनल्टीज़ के माध्यम से यानी कि शास्ति के माध्यम से, और एक है अभियोजन के माध्यम से यानी कि प्रोसिक्यूशन के माध्यम से। प्रोसिक्यूशन के माध्यम से वो तब होगी जब हम आगे की क्लास में देखेंगे कि जब वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कर को छुपाता है, नहीं देता, समय पर पे नहीं करता या कर प्रवंचना करता है। लेकिन उससे पहले जो अभी के जो हमारा टॉपिक चल रहा है पेनल्टीज़ का, कि जो करदाता को कुछ नॉर्म्स दे रखे हैं कि इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा, इन नॉर्म्स का पालन करेगा, इन धाराओं का पालन करेगा और समय पे कर का संदाय करेगा। अगर वो इन नॉर्म्स का पालन नहीं करता, इन धाराओं का पालन नहीं करता, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, जो अब तक की हम धाराओं में देख चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सेक्शन 271C के बारे में बताऊंगी। पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। स्रोत पर कटौती करने में असफल रहने पर शास्ति, यानी कि जो सोर्सेज हैं उन्हीं पर कटौती करने में अगर असफल रहा जाता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सेक्शन 271 सब क्लॉज सी ये कहता है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग स्रोत पर संपूर्ण कर अथवा कर के किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है या धारा 115 सब क्लॉज 2 या धारा 194B के दूसरे प्रांतों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के अनुसार शास्ति देनी होगी। शास्ति की राशि स्रोत पर कटौती नहीं करने या भुगतान नहीं करने की राशि के बराबर होगी। यानी कि स्रोत पर कटौती नहीं करने और भुगतान नहीं करने दोनों के बराबर वो राशि, ऐसी शास्ति यानी कि ऐसी पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी। इस धारा के अंतर्गत शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा आरोपित की जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी। तभी तो यहाँ पे संयुक्त आयुक्त आरोप लगा रहा है, क्योंकि स्रोत पर कटौती करने में आप असफल रहे। स्रोत कौन सा? सोर्सेस, यानी कि करदाता को जहाँ से आय प्राप्त हो रही है आपने वहीं पे कटौती करने में असफल रहे, तो सेक्शन 271 सब क्लॉज सी के अकॉर्डिंग शास्ति लगाई जाएगी। आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 271D की पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269SS। धारा 269SS के प्रावधान की अनुपालना करने में असफल रहने में शास्ति। तो यदि कोई करदाता ने सेक्शन 269SS के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करते हुए कोई ऋण या जमा स्वीकृत की है, ऋण या जमा, तो संयुक्त आयुक्त ऐसे ऋण अथवा जमा के बराबर शास्ति लगा सकेगा। एक ही स्वामी की दो संस्थाओं के बीच हुए धन के लेन देन धारा 269SS के प्रावधान लागू नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर वो एक ही स्वामी होता है। तो यहाँ पर 271D पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई के बारे में बात कर रहा है, तो कंप्लाई कौन सा नहीं किया है? सेक्शन 269SS को कंप्लाई नहीं किया है। आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 271E की पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269T। यहाँ पे 269T की हम बात कर रहे हैं। धारा 269T की व्यवस्थाओं का पालन न करने पर शास्ति। यदि कोई करदाता सेक्शन 269T के उपबंधों को यानी कि प्रोविजंस की अनुपालना किए बिना किसी ऋण अथवा जमा का पुनः भुगतान किया है, तो संयुक्त आयुक्त ऐसे पुनः भुगतान किए गए ऋण अथवा जमा के बराबर शास्ति आरोपित कर सकेगा। यानी कि पुनः भुगतान के बराबर, जमा के बराबर, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे सेक्शन 271E में उसको पेनल्टी लगाई जाएगी।
आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 271F की पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने पर शास्ति। ये सेक्शन 271F में बता रखा है कि यदि कोई व्यक्ति कौन, वही करदाता, यदि कोई करदाता या व्यक्ति धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पहले प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी उस पर 5,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। ये उस हिसाब से लगाई जाएगी जिस हिसाब से उसको टैक्स पे करना था और विवरणी प्रस्तुत करनी थी। तो सेक्शन 271 एक्ट तो बिल्कुल अलग बात कह रहा है कि विवरणी अगर उसने प्रस्तुत नहीं की है, अगर उसने रिटर्न ही उसने फाइल नहीं किया है, तो 271 एक्ट उसके अंदर शास्ति अधिरोपित की जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 271 एफ की पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, इसके बारे में हमने अभी बात की। आगे हम देख रहे हैं सेक्शन 272A की। 272A पेनल्टी फॉर फेलियर टू आंसर क्वेश्चंस, साइन स्टेटमेंट, फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न और स्टेटमेंट, अलाउ इंस्पेक्शन एक्सेट्रा, प्रश्नों के उत्तर देने, विवरण पर हस्ताक्षर करने, सूचना विवरण अभिकथन करने, निरीक्षण अनुज्ञात करने में असफल रहने पर शास्ति। ये सेक्शन 272 सब क्लॉज ए में इस बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर निर्धारण के संबंध में सत्य विवरण देने के लिए बाध्य है लेकिन आयकर अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से वो इनकार करता है, यानी कि अधिकारी जा रहा है, करदाता से प्रश्न कर रहा है और वो उत्तर नहीं दे रहा, इनकार करता है, तब फिर इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्रवाई के दौरान हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, जबकि आयकर अधिकारी को उसने हस्ताक्षर की विधिवत आवश्यकता है। और अगर आयकर अधिकारी उसको साइन करने के लिए कहता है और वो नहीं करता, तब उस पर शास्ति लगाएंगे। फिर यहाँ पे सेक्शन 131(1) के अनुसार जारी किए गए सम्मन की अनुपालना में चाहे गए साक्ष्यों की, लेखा पुस्तकों की, अन्य दस्तावेजों को विनिश्चय स्थान पर समय पर प्रस्तुत नहीं करता है तो प्रत्येक असफलता के लिए 10,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। यानी कि यहाँ पे निर्धारण अधिकारी जब साक्ष्यों को या लेखा पुस्तकों को प्रस्तुत करने के लिए कहता है और करदाता नहीं करता तो भी उसके ऊपर शास्ति लगाई जाएगी। फिर यदि कोई व्यक्ति नोटिस की अनुपालना नहीं करता, व्यवसाय बंद करने का नोटिस देने के बाद भी नहीं करता, विवरणी अभिकथन या प्रस्तुत करने में या रजिस्ट्रारों को निरीक्षण अनुज्ञात करने में, विहित समय में विवरणी प्रस्तुत नहीं करने में, घोषणा पत्र जारी करने में, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में, कोई भी कटौती है तो उस कटौती का भुगतान करने में, अगर इन सब में अगर कोई व्यक्ति असफल रहता है तो उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी। 192(2) का अभिकथन भी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब उस उक्त पर चूक जारी की जाती है। तो प्रत्येक दिन के लिए जो भी व्यवस्था की गई है उस हिसाब से रुपए की राशि के बराबर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। उक्त में से सभी शास्ति संयुक्त निर्देशक अथवा संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी, लेकिन धारा 197A के अंतर्गत मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा लगाई जाएगी। यानी कि इसमें शास्ति भी कौन कौन लगा रहा है इस बारे में भी यहाँ पे क्लियर नॉर्म्स दे रखे हैं, क्लियर इसमें प्रोविजंस दे रखे हैं कि कौन व्यक्ति कौन से इसके अंदर शास्ति यानी कि पेनल्टी लगाएगा। इस धारा के अंतर्गत शास्ति का आदेश देने के पूर्व करदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि इतने आसानी से पेनल्टी नहीं लगती। पेनल्टी देने क्योंकि पेनल्टी भी बराबर होती है या दुगना होती है या 1.5 गुना होती है, तो करदाता के ऊपर किसी तरह का बोझ ना पड़े, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इसलिए उसको भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हर एक विधि में पालन किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 272AA की पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 133B की। धारा 133B के प्रावधानों की अनुपालना में अगर वो असफल रहता है तो जो कोई भी व्यक्ति 133B के उपबंधों की अनुपालना करने में असफल रहता है तो संयुक्त आयुक्त, सहायक निदेशक, उपनिदेशक या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी। इस धारा के अंतर्गत यदि चूक का युक्त कारण हो तो शास्ति नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पे ये भी व्यवस्था की गई है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 273 की फॉल्स एस्टिमेट ऑफ फेलियर टू पे एडवांस टैक्स, यानी कि अग्रिम कर का गलत अनुमान या भुगतान करने में विफल रहा है वो, तो यदि निर्धारण अधिकारी किसी गत वर्ष में किए गए नियमित कर निर्धारण में इस बात से संतुष्ट है कि करदाता जिसने सेक्शन 209 के A1 के अंतर्गत अग्रिम कर का भुगतान का विवरण प्रस्तुत किया है परंतु निर्धारण अधिकारी समझता है कि वो गलत है, असत्य है,
तो उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि गलत विवरण है तो वह शास्ती अधिरोपित कर सकेगा। शास्ती की राशि निर्धारित करके 10%, 75% का 10% जैसा भी हो सकेगी वही वो कर सकेगा, परंतु ये संबंधित वित्त वर्ष में निर्धारण करने के 1.5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर इसमें ये भी कहता है, परंतु यदि करदाता 209(a) के अंतर्गत अग्रिम कर विवरण ही प्रस्तुत नहीं करता तो शास्ती निर्धारित करने में जैसा भी हो 10% या 75% से कम या 1.5 गुना जो भी होगा उस तक की हो सकेगी। जैसा भी उसके अंदर नॉर्म्स दे रखे हैं उसके हिसाब से शास्ती अधिरोपित किया जाएगा। यहाँ पे आगे हम सेक्शन 270 पर प्रोसीजर के बारे में बात करें कि शास्ती अधिरोपित करने की प्रक्रिया क्या होगी। हम शास्ती तो पढ़ रहे हैं लेकिन अब प्रक्रिया के बारे में कह रहा है ये कि सेक्शन 271 273 के अंतर्गत शास्ती अधिरोपित करने के पूर्व निर्धारित को यानी कि करदाता को सुनवाई करना या उसे सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करना आवश्यक है। वही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को करदाता को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा बिना संयुक्त आयुक्त पूर्ववर्ती अनुमोदन के पारित जैसे भी कुछ भी होगा उसी अकॉर्डिंग प्रोविजंस का पालन करते हुए शास्ती अधिरोपित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि निर्धारित को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो शास्ती अधिरोपित करने में निमित्त पारित आदेश अवैध होगा। यानी कि करदाता को अपनी बात बोलने का, अपनी बात रखने का पर्याप्त समय अगर नहीं दिया है तो उसके ऊपर जो भी पेनल्टीज लगाई गई है वो सब इल्लीगल मानी जाएंगी। फिर इसमें शास्ती अधिरोपित करने में फिर ये भी है कि उसमें समय सीमा है कि ऐसे मामलों में जब भी कभी ऐसा होगा तो सुसंगत कर निर्धारण या अन्य आदेश आयुक्त या अपीली अधिकरण में अपील की विषय वस्तु है, वित्तीय वर्ष में कार्यविधि समाप्त हुई है, शास्ती लगाने में कार्यवाही उदय हुई है या अंत अथवा आयुक्त अपीली अधिकरण का आदेश जिस मामले में मुख्य आयुक्त को प्राप्त हुआ है उसकी समाप्ति के 6 महीने के भीतर जैसा भी होगा उस हिसाब से इसके प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे हम ये प्रोसीजर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये समय के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। अगर गत वर्ष के लिए इस वर्ष में तो इस वर्ष में ही सारी जितने भी इसकी प्रोसीजर है उसको पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय सीमा निकल गई हो। अगर समय सीमा निकल जाएगी तो इसको प्रोसीजर को और आगे के गत वर्ष और आगे के नेक्स्ट ईयर में ले जाने में फिर इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किसी करदाता पर शास्ती अधिरोपित की जाएगी। आगे की क्लास में आज हम शास्ती की बात की है, आगे की क्लास में हम अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे कि कब करदाता के ऊपर अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।